चलो तो पहले स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। लॉ डज नॉट परमिट रेजिंग ऑफ होम्स ऑफ एक्यूज्ड से सुप्रीम कोर्ट। ये जो है किस चीज़ से लेके बुलडोजर से संबंधित है। ये जो एमपी के अंदर इसके अंदर सीधे बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उसको लेकर है। तो यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट जो कहना चाह रहा है वो कह रहा है हाउ कैन एनीबडीज होम बी डिमोलिश बिकॉज ही इज एन एक्यूज इन अ केस। द लॉ डज नॉट परमिट दैट। कैन इट हैपन इवन इफ अ पर्सन इज ए कन्विक्ट। एक सवाल खड़ा किया कि यदि वो कन्विक्ट भी हो गया तो उसको जिस चीज के लिए कन्विक्ट हुआ उस चीज की पनिशमेंट दे। उसके मकान को डिमोलिश करना, इन दोनों चीजों के अंदर कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपना पक्ष क्या रखा? गवर्नमेंट कह रही थी कि हमने ऑलरेडी इनको नोटिस इशू कराए हुए थे, ये अनऑथराइज पोजीशन था इनका और इसलिए हमने डिमोलिश किए हैं। देर इज नथिंग रेलिवेंट बिटवीन द टू थिंग्स कि ये कन्विक्ट एक्यूज्ड भी हैं और ये नोटिस हमने पहले सर्व कर दिए थे, उसके बाद इन्होंने गलती करी है और हमने जो कार्रवाई की है वो नोटिस के लिए की है, वो इनके किसी चीज की गलती के लिए नहीं की। समझ में आ रहा है जो कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों चीजों के, ये उनका पक्ष है, सरकार का पक्ष है। एक दूसरा आरोप लगा था वो ये था कि माइनॉरिटीज को टारगेट करते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं उनका ध्वस्त कर देते हैं ये 1 मिनट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? एज पर लॉ होनी चाहिए। एज पर लॉ का मतलब ये है, यदि कोई व्यक्ति किसी के घर में अनऑथराइज कब्जा भी कर लेता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून हाथ में लोगे, आप डंडा लोगे, उसको मारपीट के बाहर निकाल दोगे। तो जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के तहत होगी, विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसके तहत ही होगी। ये उस चीज को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहना चाह रहा है कि हर चीज के लिए कानून आपको हाथ में नहीं लेना है। आप कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे माइनॉरिटीज या कोई और आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए कि आपने इस वजह से ये मकान तोड़ा है, कि आपने ये अपराध किया है। अपराध का और मकान तोड़ने का देयर इज नो रिलेशन। गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रख दिया। वैसे जो है, यदि हम इस प्रोसेस को एक्सपीडिएट कर देते हैं, जो भी हमारे जो जुडिशियल प्रोसेस है, तो ऐसी चीजें आएंगी नहीं सामने। यदि हमने, अब इसमें एक बात और निकल के आती है, एक बात और यह निकल के आती है कि वो कहते हैं कि फिर आपने सबका डिमोलिश क्यों नहीं किया, इसी व्यक्ति विशेष का क्यों किया? तो जब भी ऐसी कार्रवाई होती है जहां बहुत सारे लोग इलीगल मकान बना रखा है, बस्तियां बसा रखी है, उन पे कार्रवाई होती है, तो सुप्रीम कोर्ट एक और बात कहता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है तब तुम कहाँ थे जब ये बस रहे थे? उस समय आपने क्यों नहीं रोका? जब सरकारी जमीन थी, अनऑथराइज लैंड थी, तो आपकी मॉनिटरिंग तब भी तो होनी चाहिए। आप अपनी जमीन की मॉनिटरिंग नहीं कर रहे। कोई आ रहा है, पूरी बस्ती बस गई, 20 साल हो गए इनको रहते हुए, आज आप इनको यहाँ से हटाना चाहते हो, ये कहाँ जाएंगे? वो भी एक पक्ष है। तो बहुत सारे पक्ष हैं इसके अंदर। तो देखने वाली बात यह है कि जब अनऑथराइज के अगेंस्ट कार्रवाई हो तो अनऑथराइज के अंदर फिर सभी के लिए कार्रवाई हो। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इनने अपना पक्ष रखा है कि जो भी कार्रवाई हुई है नेक्स्ट डेट पे देखते हैं क्या होगा। लेकिन इसका जो मकसद था वो ये था कि किसी भी, चाहे वो सरकार हो चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी का भी नहीं है। और जब हम विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोई कार्रवाई करते हैं तो जनता का भरोसा भी सरकार में बनता है, कानून व्यवस्था में बनता है, कोर्ट में भी बनता है। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि इसके लिए न्याय समयबद्ध तरीके से मिल जाए। दिस इज द मेन रिक्वायरमेंट। यहाँ इस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। 17 डेट लगी हुई है इसके अंदर, उसमें देखेंगे क्या होता है। दूसरा जो हम आज कहना चाह रहे हैं, ये दूसरी जो न्यूज है ये भी इंपॉर्टेंट है। वाई वुमेन डोंट कम फॉरवर्ड टू रिपोर्ट सेक्सुअल मिसकंडक्ट। इसके अंदर दो तीन उसको लिया गया है। एक ये जो जस्टिस के हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी केरला फिल्म इंडस्ट्रीज को लेकर, तो केरला फिल्म इंडस्ट्रीज में जो भी हो रहा है, हरेसमेंट हो रही है महिलाओं को लेकर, उस चीज को लेकर ये हाईलाइट जब ये हुआ तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये दूसरा भी एक केस आया है। तो इसके अंदर दो बच्चे हैं, दो बच्चियां हैं जिन्होंने ये बात कही है कि दोनों पीएचडी की स्टूडेंट थी इसके अंदर, और उन्होंने शिकायत की थी अपने गाइड के अगेंस्ट। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ
कि उस पर एक्शन नहीं लिया गया या एक्शन लेने में डिले किया गया। मीनवाइल शी वाज अंडर प्रेशर, वो कह रही थी कि मेरा ही करेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दिया। तो वो उल्टा जो पड़ा, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि उस बच्ची ने पीएचडी छोड़ दी। और पीएचडी किसके लिए कर रही थी? वो वुमेन्स राइट के लिए ही कर रही थी, कि रोल ऑफ इन वुमेन्स इन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन हायर एजुकेशन, उसको लेके ही कर रही थी। तो इस तरह की जब गतिविधियां होती हैं, क्या होता है कि हम जब चीजें बहुत छोटी होती है तो उस समय हम उसके बारे में आवाज नहीं उठाते, कि ठीक है, इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन वो चीज आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती है। जहां आपको लगे, जहां भी किसी महिला को, किसी बच्चे को ये लगे कि द कंडक्ट इज नॉट फेयर, वहीं देन एंड देयर यू रिपोर्ट द मैटर। तभी, चाहे वो छोटा है तो कम से कम रुक तो जाएगा। अदरवाइज क्या है, सामने वाले के हौसले बुलंद होते हैं। तो इस चीज को लेकर जब भी ये रिपोर्ट होती है, फिर बाद में सवाल ये उठता है कि आपने उस समय क्यों नहीं कहा। बच्चा बहुत सी बार बहुत सारी बातें सोचता है कि पेरेंट्स को बताएगा, हो सकता है पेरेंट अलाउ ना करें पढ़ने के लिए आगे, टीचर किसी तरह से और खुनस निकाले, दूसरी बात। तीसरी बात यह है, और लोग क्या कहेंगे। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए बच्चा उस समय इग्नोर जो कर जाता है उस एक्ट को, उस कंडक्ट को, वो उसके लिए भारी पड़ जाता है। तो यहाँ ये जो कहना चाह रहे हैं वो यही है कि एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट, जब इस तरह कोई बात होती है, आपको सही नहीं लग रही, तो आप वहीं की वहीं अपना विरोध दर्ज कराएं। और चाहे छोटे के लिए, छोटे के लिए भी तो एक्ट में प्रोविजन है। यदि आपको कोई गलत देता है, आपके ऊपर कलरफुल रिमार्क पास करता है और आपका पीछा करता है, बार बार आपको फेसबुक पे, इंस्टा पे इन चीज़ों पे रिक्वेस्ट भेजता है आपके मना करने के बाद, तो इन सब के लिए प्रावधान है। तो आप उसी उसमें चाहे दर्ज कराएं, लेकिन दर्ज तो कराएं, अपनी आवाज़ तो उठाएं। यदि ऐसा नहीं कराएंगे तो फिर एक समय में आपको नुकसान ज़्यादा होगा। इसके दोनों पक्ष भी हैं। कुछ पक्ष ये हैं कि कुछ कार्रवाई नहीं करते बच्चे, इसलिए उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। और दूसरा पक्ष ये भी है कि कोई कानून कमज़ोर कब होता है? कानून कमज़ोर तब होता है जब उस कानून का मिसयूज़ होना शुरू हो जाता है। जैसे दहेज का जो कानून है, उसके अंदर पहले बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोविज़न था। उसके अंदर बेल इतनी आसानी से मिलती नहीं थी। पूरे परिवार को अंदर कर देते थे और 6-6 7-7 महीने में बेल मिलती थी। लेकिन उसके बाद कोर्ट ने देखा कि झूठे केसेस बनने शुरू हो गए, कारण कुछ और है, लगा दिया दहेज का आरोप। एक्विटल रेट कितनी होगी? 98%। 98% जिन पे आरोप लग रहे थे वो बरी होने लग गए। कोई सच्चे भी आरोप थे तो भी पैसे लेके कंप्रोमाइज करके अपना फैसला कर लिया। सजा तो मिली नहीं, तो कानून क्या हो गया? कमजोर हो गया। अब फर्स्ट इंस्टांस पे ही बेल मिल जाती है। यही सेक्सुअल हरेसमेंट को लेके जो कानून है उनके अंदर भी हो रहा है। जो लोग, जो महिलाएं अपना फायदा करने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए झूठे आरोप लगाती हैं, वो झूठे आरोप टिकते नहीं है कोर्ट के अंदर, लेकिन वो कोर्ट की और लोगों की एक मानसिकता बनाते हैं कि महिलाएं भी इसका गलत उपयोग कर रही हैं। तो इसके लिए किसी भी कानून को आपने यदि सशक्त रखना है, उसको मजबूत रखना है, तो उसमें झूठे आरोप लगाना, ये अपने फायदे के लिए उसका मिसयूज करना, ये नहीं होना चाहिए, तभी तक रहेगा वो। तो इसमें ऐसा नहीं है कि औरतों के साथ ही हो रहा है, बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिसमें ये नेक्सस चले हुए हैं, ग्रोह चले हुए हैं, जिनको आप कहते हो हनी ट्रैप, ये भी चला हुआ है। ये भी एक तरह से है। तो वी हैव टू कीप अ बैलेंस आउट ऑफ दैट। और यदि ऐसा किसी के साथ होता भी है, हनी ट्रैप करने की कोशिश करता है, तो वो भी अपनी जाके एफआईआर कराए, पुलिस में रिपोर्ट करे। बहुत सारे केसेस वो भी पकड़े गए हैं और उन पे भी अब दोबारा कार्रवाई होनी शुरू हो गई। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि आपके साथ गलत होता है, तो एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस यू हैव टू रिपोर्ट दैट मैटर टू द अथॉरिटी एंड ऑल। हर एक उसके अंदर सेक्सुअल हरेसमेंट कमिटीज बनी हुई है, हर एक जगह है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे कोई और इंस्टीट्यूशन है, उन सब के अंदर बनी हुई है। तो आप उस चीज़ का यहाँ फ़ायदा ले सकते हैं और आपको रिपोर्ट करनी चाहिए। अब जो तीसरी इसके अंदर आज देखें, हम एक एडिटोरियल और देखते हैं। हाँ, इसके अंदर ये है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर है ये।
दिख रहा है, यहाँ से बड़ा कर देते हैं। ये जो आर्टिकल है, ये अभी 1 अगस्त 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किया है, उसको लेकर है। ये जब आप इसको पूरा पढ़ोगे तो इसके अंदर आप देखोगे कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से इस बिल के ये बिल जो है वो हल्का नजर आता है। उसका कारण ये है, जैसे वायनाड के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन उस पर स्टेट ने ध्यान नहीं दिया, वो हादसा हो गया। हादसा कोई भी हो जाता है, उसके तुरंत बाद इसके अंदर क्या मदद नहीं पहुंच पाती, सेंटर से मदद मिलने में बहुत देर हो जाती है। कोई भी जब इस तरह का चाहे फ्लड आए चाहे और कुछ आए, उसमें इमीडिएट रिलीफ की जरूरत होती है। यदि इमीडिएट रिलीफ मिलता है तो लोग बाहर बहुत हद तक जो आगे होने वाला नुकसान है उसको बचा सकते हैं। यदि इमीडिएट हेल्प पहुंचती है सेंटर से, तो एक बार फ्लड आ गया तो उससे संबंधित बीमारियां बहुत आ जाएंगी। कूड़ा करकट वो घरों में घुस जाता है, बहुत सारी गंदगियां उसके साथ घरों में घुस जाती है, बीमारियां कीटाणु ये सब हो जाते हैं। जब तक वो फ्लड सूखता है तब तक और चीजें आ जाती हैं। तो ये जब भी ऐसी कोई आपदा आती है तो उसके लिए चारों तरफ से एक्शन करना जरूरी होता है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि सेंटर की मदद जो है वो बहुत जल्दी पहुंचे। ये स्टेट्स का वो है, कोऑर्डिनेशन दोनों में बहुत अच्छा हो, कोऑर्डिनेशन होगा तभी पहुंच पाएगी। और प्राइम ड्यूटी किसकी है? स्टेट की है। तो स्टेट को जब पता है कि इस तरह की आपदाएं बार बार आती है, जैसे असम में ब्रह्मपुत्र है, वो हर बार उसके अंदर बाढ़ आनी आनी है, तो आप उसके लिए प्लान तैयार करें। आप सेंटर से पहले कोऑर्डिनेट करें कि ये आनी है और इसमें ये प्रबंध करने हैं, ये सारी चीजें। उसके लिए जो भी मैनेजमेंट है वो सारी चीजें करें। दूसरा इसके अंदर मेन ये कहा गया है कि हीट वेव्स को नहीं लिया गया इसके अंदर। हीट वेव से भी बहुत ज्यादा लोग मरते हैं। इस बार जो गर्मी रही है वो काफी लंबी गर्मी रही है और काफी भयंकर रही है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है इसके अंदर। लेकिन इनका कहना यह है कि उसको हम एड्रेस यूं नहीं कर सकते, क्योंकि 40 डिग्री टेम्परेचर यहाँ के लिए तो कुछ भी नहीं है, नॉर्थ के लिए तो नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन हिमालय के लिए 40 डिग्री क्या है, वो हीट वेव हो जाती है। तो ये जो वेरिएशंस है इसको लेकर, तो दूसरा इनका मानना ये है, जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो कह रहे हैं कि इसको भी, क्योंकि इससे भी लोगों की जानें जा रही हैं बहुत सारी, तो इसके लिए भी प्रबंध की जरूरत है, तो इसको भी इसमें लेना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। अमेंडमेंट जब आप ला ही रहे थे तो इसको भी इंक्लूड करना चाहिए। तो ये सारा है। तो बेसिकली इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत दिखेगी दोनों के बीच में, कि हेल्प इमीडिएट पहुंचे ताकि नुकसान को कम किया जा सके, उनको रिहेबिलिट किया जा सके, पुनर्वास का कार्य जितनी तेजी से होगा उतनी जल्दी नॉर्मल लाइफ के अंदर वो लोग आ पाएंगे। ये ठीक है, तो इसको इस उससे पढ़ लेना आप। अब इसके अंदर आगे जो है, ऊपर वाला ये डीलिंग विथ चाइना अफ्रीका फॉर्म दैट इंडिया मस्ट ट्रैक, ये आप पढ़ लेना, इसमें तो उससे संबंधित ही है। और एक हम नेक्स्ट आ जाओ, ये एआई का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसके अंदर एक टर्म यूज करी है, डू एआई एजेंट्स फोरटेल द नेक्स्ट वेव ऑफ ऑटोनॉमी और लाइबिलिटी। तो हम यहाँ पहले समझेंगे इस आर्टिकल को समझने के लिए कि हु इज एन एजेंट। कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा होगा कौन है एजेंट, हु इज एन एजेंट, दिशा? तो यहाँ एजेंट कौन है? कोई भी व्यक्ति जो सामने वाले व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, ही इज एन एजेंट। ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट का एक रिलेशन होता है इसके अंदर। जैसे मान लो, बहुत साधारण सा उदाहरण दे रहा हूं, होंडा मैन्युफैक्चर करती है मोटरसाइकिल्स बाइक्स वगैरह, और वो एक एजेंसी दे देती है किसी को। आपने सुना होगा होंडा की एजेंसी है उसके पास। तो एजेंसी मींस ही इज द एजेंट ऑफ होंडा।
तो होंडा के पार्ट के ऊपर सेल वो कर रहा है, सर्विस वो दे रहा है, कोई और उसमें कमी है तो उसकी पूर्ति कर रहा है, क्योंकि होंडा तो फैक्ट्री तो हर जगह जाएगी नहीं, तो उन्होंने क्या कर दिए, अपने एजेंट्स अपॉइंट कर दिए। तो ये नॉर्मली होता है कि हम क्या करते हैं, एजेंट्स अपॉइंट कर देते हैं, और वो एजेंट्स जो होते हैं वो लाइबल होते हैं। कोई भी गलती होती है उसके लिए कौन लाइबल होगा, मेन प्रिंसिपल लाइबल होगा। यदि उस मोटरसाइकिल के किसी पार्ट के अंदर कमी है तो ऐसा नहीं एजेंसी उसको करेगी, कौन करेगा, उसके लिए लाइबिलिटी किसकी होगी, मेन प्रिंसिपल की, क्योंकि उसका एजेंट है। प्रिंसिपल ही रिस्पॉन्सिबल होगा यदि कोई एजेंट गलत करता है तो इसको लेकर ये जो यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये कि इस चीज की बात कर रहे हैं, ये इस चीज की बात कर रहे हैं कि एआई से यदि कुछ गलत हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, उसकी लाइबिलिटी कौन लेगा। और होता भी है। एआई कैसे काम करता है, एआई जनरली काम करता है, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मुझे कहीं घूमने जाना है, तो मुझे घूमने जाना है तो एआई मेरी सारी मेल्स चेक करेगा, मैं कहाँ कहाँ पीछे गया हूँ वो चेक करेगा, मेरे पुराने एक्सपीरियंस देखकर मेरे को एक सजेशन देगा। तो एक तो मेरी प्रिवेसी है, उसके अंदर ये इंटरफेयर कर रहा है उसके अंदर। दूसरा, मान लो ये सब कुछ करते हुए भी मैंने जिस भी उससे, जिस टूल से, जिस एजेंसी से ये सारी चीजें की हैं, यदि वो गलत डेस्टिनेशन में भेज देता है तो, या गलत जगह भेज देता है तो। और दूसरा क्या है, ये जो लर्निंग है ये क्या समाज से उठा रहा है। तो समाज में जिस तरह की चीजें हैं, जैसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने जब ये चैट बॉट करके शुरू किया था ना, तो उसमें क्या हुआ था, उसने वल्गर लैंग्वेजेस यूज करना स्टार्ट कर दिया था, और 13-14 घंटे के अंदर ही उसको विड्रॉ करना पड़ा था। क्यों विड्रॉ करना पड़ा था, क्यों, हर फेसबुक पे इस पे एक किसी ने पोस्ट कर दी, उस पोस्ट के नीचे बहुत सारे लोगों ने गलत रिमार्क पास कर दिए। अब एआई क्या कर रहा है, एआई तो जो चीजें उसके हाथ में है उन्हीं से तो उठा रहा है प्रेजेंट। तो उसने देखा कि वल्गर रिमार्क्स और ये सारी चीजें उसने उठाई, और उसने भी उसी भाषा में देना शुरू कर दिया। फिर क्या है, इसके ऊपर एक चेक लगे कि इस तरह की बातों का आप ना जवाब दोगे ना और कुछ करोगे। तो कुल मिला के ये है कि जो भी पीछे जो अथॉरिटी है जिसके लिए एआई काम कर रहा है, वो कितनी लायबल है, उस चीज के ऊपर ये आर्टिकल है कि उसको लायबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें एक उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, यदि आप देखोगे तो लास्ट के अंदर यहाँ ये ये है यहाँ पर, ये है, इसके अंदर क्या था कि एक व्यक्ति ने कनाडा की एक एयरलाइन से, ये यहाँ पे था ना, यहाँ पे आप देखो, अर्लियर दिस ईयर अ कोर्ट हेल्ड दैट एयर कनाडा was liable after Canadian men sued the airlines for being misled by the chatbot on the airline's website about airfares। तो इन्होंने क्या कहा, कोर्ट ने जब ये फैसला दिया तो कोर्ट ने सीधा सीधा क्या कहा कि किसके लिए काम कर रहा है ये चैटबॉट, इट इज वर्किंग फॉर द पर्टिकुलर एयरलाइंस, और यदि कोई इंफॉर्मेशन जाती है उसके थ्रू, और यदि किसी भी क्लाइंट को नुकसान होता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, दैट पर्टिकुलर एयरलाइंस। तो उसी को कोट करते हुए यहाँ ये जो आर्टिकल है ये किस चीज की बात कर रहा है कि जो भी एजेंट्स हैं वो, उनका जो मेन प्रिंसिपल है वो लाइबल होगा यदि इस तरह की कोई एक्टिविटीज होती है। उसके बाद ये येल यूनिवर्सिटी के और ये सारे इसमें दे रखे हैं सारे कि उसके अंदर कौन लाइबल होगा। आखिरी में देखो, टेकन टुगेदर इट शुड बी क्लियर दैट इन मेनी वेज द इशू सराउंडिंग द रेगुलेशन ऑफ एआई एजेंट्स, एजेंट्स की ए जो तीसरा लगाए, एजेंट्स की बात कर रहा है ये, ठीक है, ऑफ बीइंग डेवलप्ड फॉर लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स, वी नीड अ न्यूनेंस्ड अप्रोच टू एड्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी ऑन देयर पार्ट। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो एआई जो नतीजे देगा वो चौंकाने वाले होंगे। एआई इनइक्वलिटी की बात करता है, एआई तो जो समाज के अंदर है उसी को रेप्लिकेट कर रहा है उस चीज को ही, तो वो जिस तरह की इंफॉर्मेशन समाज में अवेलेबल है वहीं तक कर रहा है, वो उसी के हिसाब से चीजें जनरेट कर रहा है।
तो ऐसा नहीं है कि एआई एक तरफ से बहुत यूजफुल टूल है, तो इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष ये है कि इसका नुकसान भी है, और वो बहुत सारी जगह आज हम देख रहे हैं कि एआई के जो नतीजे हैं, एआई के जो रिजल्ट्स हैं, रिसर्च के अंदर किसी चीज को इग्नोर कर देता है। आपने एक क्वेश्चन डाला, एआई ने अपने इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से जवाब दे दिया, आप जानना चाह रहे थे दूसरे पर्सपेक्टिव में, तो उस चीज को एआई ने रखा ही नहीं। तो जो चीज बहुत कॉमन होती है उस चीज को एआई उठा रहा है। तो हमारी डिपेंडेंसी जो एआई के ऊपर है सारी, वो भी बहुत उससे नुकसान हो सकता है। थोड़े दिनों पहले एक पिक्चर आई थी, उसमें रोबोट के साथ उस लड़के को प्यार हो जाता है, शाहिद कपूर को। कौन सी फिल्म थी वो? है ध्यान? कौन सी थी? वो उसकी मौसी होती है, वो तैयार कर रहा होता है, और उसमें उसको प्यार हो जाता है। तो वो ना मानते हुए, उसके कहने के बाद भी वो उससे शादी कर लेता है, शादी करने की सोच लेता है उसको, क्योंकि वो परफेक्ट नजर आ रही थी वो लड़की। जैसा वो कह रहा था उसके हिसाब से काम कर रही थी, क्योंकि उसके अंदर एआई काम कर रहा था कि उस वो जो लड़का चाह रहा है, वो घूमना चाह रहा है, तो बाइकिंग चाह रहा है, तो साथ डांस करना चाह रहा है, तो वो सारी उसकी नीड्स वो समझ रही थी और वो उस हिसाब से वो कर रही थी। लेकिन जब उसमें एरर आया तो उसने जो तूफान मचाया, घर वालों को पीटा, इसको पीटा, वो पीटा, क्योंकि उसके अंदर इमोशन तो है ही नहीं, और बिना इमोशन के आदमी का काम चलता नहीं। इसके ऊपर एक और बहुत अच्छा सा एक अभी माइकल हैं, वो प्रोफेसर हैं फिलॉसफी के, और अमेरिका के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा से एक एग्जांपल दिया था। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किए। वो लोग कैसे थे? जो घरों के अंदर पूरी हेल्प ले रहे थे एआई की। कौन कौन से वो टूल है, सीरी करके एक, तो एक एलेक्सा है। तो वो कह रहे थे कि भाई हमारा अकेलापन जो है इससे दूर हो जाता है। वो एलेक्सा से कह रहे हैं गाना सुना दे, ये कर दे, वो कर दे, और पूरे दिन वो उसके साथ बैठे बैठे। लेकिन आप सोचो उनका मेंटल स्टेटस क्या हो रहा होगा। उनको अब ह्यूमन बीइंग की जरूरत ही नहीं है। वो उनके दिमाग पे पूरी तरह से वो क्या चाह रहे हैं, उनको ना सुनना पसंद नहीं, उनके साथ कोई, वो उनके ऑर्डर फॉलो हो रहे हैं। तो एक तरह से हमें लग रहा है कि एलेक्सा जो भी है ये हमारी गुलाम है। जैसा हम कह रहे हैं ये कर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो आपको अपनी गुलाम बना रही है, और उसका नतीजा क्या है कि वो उनने अपनी जो जीवन है वो चारों तरफ उसी के इर्द गिर्द बना लिया। उनको लगता है कि इमोशनल बातें भी कर रहा है, ये गाने भी सुना रहा है, ये हमारी सारी नीड्स को पूरी कर रहा है। लेकिन इसका नुकसान एक और आर्टिकल में देखेंगे हम यहाँ पर। ये इससे पीछे एक आर्टिकल था, एडिटोरियल, पीछे वाले एडिटोरियल पे था। कैसे जाएंगे पीछे हम? यहाँ से। ये ये देखो आप, ये आर्टिकल तो वैसे दे रखा है कि हमारी पोजीशन क्या है। ठीक है, ये कह रहा है लिमिटेड एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर डिस्पाइट राइजिंग डिमांड। तो ये यहाँ जो बात कर रहा है, ये कर रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे जर्नली 1 लाख के पीछे कितने मेडिकल हेल्प होनी चाहिए? वो होने चाहिए 3, कम से कम 3 होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक भी नहीं है। ये ये कर रखा है, ओनली इंडिया हैज ओनली 0.75 साइकाइट्रिक्स साइकाट्रिक पर लैक ऑफ पॉपुलेशन। तो ये जो मनोवैज्ञानिक जो बात कर रहे हैं, ये मनोवैज्ञानिक क्यों किस लिए कर रहे हैं कि आज की तारीख में ये ट्रेंड बढ़ रहा है, ये और लोगों को साइकाइट्रिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एवरेज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 3 तो होने चाहिए, और हमारे पास एक भी नहीं है। उसका नतीजा क्या है? अब इसको यदि हम एआई से कनेक्ट करते हैं, तो हमारी जो इस चीज के ऊपर प्रेजेंस है, एआई के ऊपर जो डिपेंडेंस है, पूरे दिन जो हम फेसबुक, इंस्टा और इन सारी चीजों में जो हम टाइम डिवोट कर रहे हैं, वो हमारे मेंटल जो हमारा जो स्टेटस है उसको अलग तरह से ट्यून कर रहा है। हम कैसे होते जा रहे हैं? एकाकी होते जा रहे हैं एक जगह,
आइसोलेटेड होते जा रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या है, मुझे किसी आदमी की बात पसंद नहीं, मैंने ब्लॉक कर दिया, मुझे किसी आदमी की बात पसंद नहीं आई, मैंने उसको अनफ्रेंड कर दिया। तो आपके अंदर क्षमता का अभाव हो रहा है, टॉलरेंस जो है आपकी जीरो होती जा रही है, और आप रियल की बजाय वर्चुअल आपको लोग पसंद आ रहे हैं, झूठी बात कर रहे हैं, आपके अनुसार बात कर रहे हैं, आपके अनुसार बात नहीं कर रहे तो आप हटा रहे हो उनको अपनी लाइफ से, और आप पूरे दिन एक आइसोलेशन के अंदर जा रहे हो, और उसी से ये सारी चीजें पैदा हो रही है। तो ये जितनी भी आज की तारीख में क्या कहेंगे इनको, मीडिया है, जो मीडिया भी कहोगे, और सोशल मीडिया ये है, ये भी आपको ट्रैप कर रहा है। 3 घंटे, 3.5 4 घंटे एवरेज आदमी इस पर लगाता ही लगाता है, लेकिन जो लगा रहा है वो अपने कितने जरूरी काम छोड़ रहा है, वो अपनी जो नेचुरल जो विकास है उसका, उसको छोड़ रहा है, स्वाभाविक जो उसके गुण हैं, स्वाभाविक जो उसका स्वभाव है, उससे परे जा रहा है, उसके अंदर गुस्सा, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है। 1 मिनट में उसको चीज चाहिए, ना सुनने की उसको आदत नहीं है, खाना चाहिए, ऑर्डर कर दिया तुरंत आ गया, और सारी चीजें हैं वो सारी, तो किस तरह का हमारा स्वभाव बनता जा रहा है, इनटॉलरेंट हम होते जा रहे हैं, जो बेसिक इमोशंस हैं वो हमारे खत्म होते जा रहे हैं, कि उस पर हर तरह के इमोशंस हम देख रहे हैं, और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो समाज को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है, दोनों तीनों तरीके से, प्राइवेसी के तौर पे भी और वैसे भी। तो ये भी एक अलार्मिंग सिग्नल है, ये आप पढ़ लेना किस तरह से ये हमें इसकी जरूरत है, और इसका उदाहरण अमेरिका में देखने को मिलता ही है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ के हथियार तो वहाँ है ही, हर किसी के पास आपको हथियार मिल जाएंगे, तो उसमें जो भी परेशान है अपनी लाइफ से, वो 6-7 को और ले डूबता है, पहले फैमिली को मार देगा, या कहीं भी जाके ओपन फायरिंग करेगा, फिर खुद, या तो खुद अपने को गोली मार लेगा या पुलिस मार देगी। तो ये जो जीवन के प्रति रवैया है, दूसरे की लाइफ पे अहमियत ना देना, अपनी लाइफ को अहमियत देना, ये सारी चीजें, वो ओशो का एक बहुत अच्छा सा कोट है, वो कहता है कि इसके अंदर कि हैप्पीनेस जो है ना वो हमारा स्वभाव है, वो हमें फ्री मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन हम किस चीज को खरीदते हैं, मिजरी को, दुख को खरीदते हैं, और पूरे दिन दुख हमारे अंदर क्या रहता है, हावी हुआ रहता है। हम जो भी काम कर रहे हैं, ये सारे जो हमारी एक्टिविटीज है, क्या है, दुख को खरीदने की एक्टिविटीज है, और सुख की और है ही नहीं हम। तो कह रहा है कि कितना दयनीय स्थिति हो गई आदमी की, जो पूरे दिन दुख को ही इनविटेशन देता रहता है, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी तरीके से। तो ठीक है, तो यहाँ इतना ही रखते हैं, सारे आर्टिकल्स के बारे में बेसिक्स तो मैंने बता ही दी हैं, अब आप इनको एक्सप्लोर कर लेना, क्योंकि स्पून फीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, यदि मैं ये सारे इनको एलोबरेट करके बता दूंगा तो फिर आप ना पढ़ोगे और ना और